मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों के बारे में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इससे कई तरह के प्रश्न छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम्स तक, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर आप यूपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस या किसी भी प्रकार की जो परीक्षाओं का की तैयारी करते हैं, उसमें कौन कौन से प्रश्न उठते हैं, हम लोग इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं और उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो क्लास में और उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी गंगा नदी जो है, जो भारत की सबसे लंबी नदी गिनी जाती है, लंबाई की दृष्टि से भारत में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम बिंदु क्या है और इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसका वास्तविक नाम गंगोत्री होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि गंगोत्री जो निकलती है, क्या यही वास्तविक गंगा नदी होती है? तो आपके पास इस प्रश्न का हम लोग समाधान देने जा रहे हैं। गंगा नदी जहाँ से निकलती है उस जगह का, उस स्थल का नाम है गंगोत्री। और गंगोत्री एक हिमनद है। यह हिमनद जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है, वहाँ से निकलने के बाद उसे भागीरथी नाम के नाम से जाना जाता है। ये भागीरथी नदी जो है, ये जब आगे की ओर बढ़ते जाती है तो देवप्रयाग जो है जगह है, उत्तराखंड में ही यह जगह है देवप्रयाग। इस देवप्रयाग में एक अलकनंदा नदी आकर के मिलती है। अब अलकनंदा नदी देखने में पता चलता है कि ये भागीरथी नदी से ज़्यादा लंबी नदी अलकनंदा नदी दिखती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अलकनंदा नदी से हमारे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। जैसे सबसे पहले प्रश्न बनता है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो अलकनंदा नदी जो है, इसका उद्गम स्थल नंदा देवी पर्वत है। ये नंदा देवी पर्वत जहाँ से निकलती है और काफ़ी भागीरथी से ज़्यादा अधिक दूरी तय करके आ करके और यहाँ मिलती है। अब यहाँ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा, कंफ्यूजन वाली बात है कि भागीरथी और अलकनंदा में दोनों में कौन जो है, किसको हम लोग गंगा का उद्गम स्थल मानेंगे, उद्गम स्रोत मानेंगे, कौन सी नदी गंगा वास्तविक गंगा होगी। तो यहाँ एक बात हम आपको बता देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि जो नदी पुरानी होती है उस नदी की तली जो होती है ज़्यादा डाउन होती है, ज़्यादा नीचे होती है, और जो नदी बाद में आकर के यानी सहायक नदी के रूप में आकर के किसी नदी में मिलती है उसकी तली सापेक्षतः उससे ऊंची होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ लंबाई अधिक होने के बावजूद भी अलकनंदा नदी को हम लोग भागीरथी नदी की सहायक नदी के रूप में जानते हैं, क्योंकि अलकनंदा नदी जो है इसकी तली भागीरथी नदी से ज़्यादा ऊंची है। तो स्वाभाविक सी बात है कि गंगा का जो उद्गम वाला जो नदी का स्रोत है वह नदी भागीरथी नदी ही होती है, क्योंकि इसकी तली ज़्यादा कटी हुई है, ज़्यादा पुरानी है। और गंगा को हम लोग जानते हैं गंगा बहुत पुरानी नदी होती है। ये गंगा और अलकनंदा जब दोनों नदी देवप्रयाग में मिल जाते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। फिर प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी वह कौन सा स्थल है जहाँ पर पर्वतों को छोड़ करके और मैदानी भूभाग में प्रवेश करती है। यहाँ हरिद्वार जगह हम लोग देख के लिखे हुए हैं। हरिद्वार जो वह जगह है जहाँ पर कि गंगा नदी आती है और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जब ये दोनों नदी भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तब उसके बाद गंगा, इसका एक्चुअल नाम गंगा पड़ता है। और गंगा नदी जहाँ से उद्गम है वहाँ से आप देख रहे हैं इसकी दिशा, जो बहाव की दिशा जो है वो दक्षिण की दिशा में बह रही है। आगे जाने के बाद ये जब घूमती है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जब इसकी दिशा बदलती है तो फिर इसकी दिशा पूरब की दिशा हो जाती है। और प्रश्न यहाँ पूछता है कि गंगा का बहाव का दिशा क्या है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो आपको दिख रहा है कि गंगा नदी उद्गम के बाद से वह दक्षिण दिशा की तरफ बहती है, लेकिन उसका अधिकतम जो प्रवाह का जो क्षेत्र है वह पश्चिम से पूरब दिशा होता है। इसी कारण गंगा का प्रवाह का दिशा पश्चिम से पूरब बताया जाता है। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो फिर यहाँ एक हम लोग प्रश्न को डिस्कस करेंगे कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदी जो है बाएं से आकर मिलती है और कौन कौन सी नदी दाएं से आकर मिलती है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, गंगा नदी हम लोग कैसे मानेंगे कि कोई नदी जो है उसका बाएं वाला भाग कौन हो और दाएं वाला भाग कौन हो, इसका भी हम लोग विश्लेषण करते हैं। जैसे जो नदी उसका उद्गम बिंदु जो होता है जहाँ से वो निकलती है
और आगे की तरफ जिस दिशा में वो बहना शुरू करती है, हम उस दिशा में खड़े हो जाते हैं, मुंह करके उस दिशा में खड़े हो जाते हैं। अब उसके जो हमारा जो बायां हाथ हुआ, उस बाएं हाथ वाले भाग को हम लोग बायां मान लेते हैं, और जहाँ जिस दिशा में हमारा दायां हाथ होता है वो हम लोग दायां भाग मान लेते हैं। तो गंगा नदी में जो है बाएं से आकर कौन कौन सी नदी मिलती है? इसमें बाएं से आकर मिलने वाली नदी में रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है, और सरजू है, गंडक है, कोशी है, महानंदा है। ये सभी नदियाँ, ये सभी प्रमुख नदियाँ जो हैं, ये आकर के गंगा में बाएं से आकर मिलती हैं। यानी बाएं का मतलब हो गया कि उत्तर से आकर के और दक्षिण की दिशा में बहते हुए आकर गंगा में मिल जाती हैं। ये कहाँ कहाँ मिलती है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। फिर आगे आता है कि दक्षिण दिशा से, यानी कि दाहिने दिशा से आकर के गंगा में कौन कौन सी नदी मिलती है। तो गंगा नदी में दाहिने दिशा से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियों में जमुना है, उसके बाद हम लोग सोन नदी देखेंगे, पुनपुन नदी देखेंगे। ये प्रमुख 3 नदियां हैं जो आकर के हमारे गंगा नदी में दाहिने दिशा से आकर मिलती है। यहाँ देखिएगा, ये सब जो नदी हम लोग चंबल, बनास, सिंध, बेतवा वगैरह दिखा रहे हैं, ये गंगा की सहायक नदियाँ नहीं है। अब उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों ये सहायक नदी होती नहीं है। अब फिर प्रश्न पूछता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना होती है। यमुना जो है यह यमुनोत्री हिमनद, ये भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और यमुनोत्री हिमनद से निकल करके और यह आगे बढ़ते हुए जा करके प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, ये प्रयागराज जगह है जहां आकर के गंगा में यह मिल जाती है। इसका भी बहाव क्षेत्र पश्चिम से पूरब की तरफ हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद आगे की तरफ जब हम लोग बढ़ते जाते हैं तो फिर हमको दिखता है कि यहाँ एक बड़ी नदी सरजू नदी है, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। यह नदी भी आकर के गंगा नदी से मिलती है, और ये इसका जो सरजू नदी है या घाघरा नदी है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। नेपाल से आगे चली जाती है, तिब्बत के आसपास ये पड़ता है, जिसको मापचा चुंग हिमनद, जहाँ से उद्गम इसका बिंदु है उसे मापचा चुंग हिमनद के नाम से जाना जाता है। यानी ये भी एक ग्लेशियर है जहाँ से यह निकलती है, सरजू नदी निकलती है। सरजू नदी निकलने के बाद नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और फिर उत्तर प्रदेश में ही यह आगे बढ़ते हुए जाकर देवरिया के पास यह जाकर गंगा आगे बढ़ते हुए जाकर के और बढ़ते जाती है, और बढ़ते हुए बिहार में आकर के और छपरा के पास यह आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा या सोनपुर, छपरा जिला है, सोनपुर के आसपास ये आकर के गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। उसके बाद जो है यहाँ हम लोग एक चीज़ और देखेंगे राप्ती नदी के बारे में। कई कई पुस्तकों में जो है इसमें ये गलती भी दे देता है कि राप्ती नदी को भी गंगा नदी की सहायक नदी बता दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राप्ती नदी जो है नेपाल से निकलती है, और नेपाल से निकलने के बाद आगे जाकर के देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया में आकर के सरजू नदी से संगम कर जाती है। सरजू या घाघरा नदी से संगम कर जाती है। यानी राप्ती नदी जो है वह किसकी सहायक नदी हुई? तो यह सरजू नदी की सहायक नदी हुई, गंगा नदी की सहायक नदी नहीं हुई। जो नदी जिस नदी में जाकर के संगम करती है, मिलती है, वह उसी की सहायक नदी, उसी की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। आगे जब और हम लोग बढ़ते हैं तो फिर हम लोगों को बाएं दिशा से ही नेपाल और तिब्बत के पोर्शन से ही, दोनों के सीमा क्षेत्र से गंडक नदी का उद्गम माना जाता है। गंडक नदी भी गंगा नदी की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है, और यह उत्तर बिहार में पश्चिमी चंपारण में आकर के बिहार के अंतर्गत प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर सीमा बनाते हुए ये आगे बढ़ते हुए पूर्वी चंपारण, छपरा, गोपालगंज के रास्ते मुजफ्फरपुर वगैरह होते हुए, और फिर ये आगे बढ़कर वैशाली होते हुए और आकर के हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर में आकर के यह गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद इसी जगह पर हम लोग देखेंगे एक सोन नदी भी हमारी आती है, और सोन नदी भी आकर मिलती है, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग बाद में इन सबों के साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले कोसी नदी को समझ लेते हैं। कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक के नाम से कहा जाता है कि कोसी नदी बिहार का शोक है। यह जो इसकी जो उद्गम स्थल है यह सिक्किम है। सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, और वहाँ से निकलकर नेपाल के रास्ते प्रवेश करती है। मतलब ये सीधे भारत में नहीं करती है, पहले नेपाल के रास्ते घूमते हुए और उसके बाद आगे बढ़ते हुए बिहार में सुपौल जिला है, जिस सुपौल जिले में यह बिहार में प्रवेश करती है, और वहाँ एक काफ़ी चौड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, और आगे बढ़ते हुए फिर सहरसा होते हुए और खगड़िया के रास्ते बहते हुए जाकर कटिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है।
इसके बाद यानी कोशी नदी जो है उसका उद्गम स्थल से लेकर के और द एंड पॉइंट तक हम लोगों ने देखा, जाना, समझा। इसके बाद आगे जाते हैं हम लोग तो एक सिलीगुड़ी में यानी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत सिलीगुड़ी में जो है वहाँ से महानंदा नदी का उद्गम होता है। और महानंदा नदी सिलीगुड़ी से निकल करके और बिहार और पश्चिम बंगाल के पोर्शन से कुछ सीमा को टच करते हुए ये क्या करती है, आगे बढ़ते हुए और जा करके गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो हम लोग और आगे हम लोग देखते हैं तो अब इधर वाले भाग को हम लोग समझना शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ पर्वत कुछ हमारे नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ जो अरावली पर्वत, राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती हैं, कुछ विंध्य पर्वत से निकलती हैं। अब ये जो क्षेत्र हमारी है, जैसे इसमें सबसे बड़ी लंबी नदी जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में हम लोग देख रहे हैं वह चंबल नदी है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है यह विंध्य पर्वत, यानी विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, विंध्य पर्वत का विस्तार काफ़ी है। उसमें जो है जो हम लोग पर्वतों के जब पर्वतों का विश्लेषण किए थे तो उसमें हम लोग पढ़ाए होंगे। अब यहाँ देखेंगे विंध्य पर्वत से निकल करके, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकल करके चंबल नदी आ करके और ये आकर के जमुना नदी में विलीन हो जाती है। अब चंबल नदी जो है इसी नदी में अरावली पर्वत राजस्थान के मतलब उसके पूर्वी क्षेत्र से, अरावली पर्वत के दो भाग से नदियाँ निकलती है, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। तो यहाँ अरावली पर्वत के पूर्वी भाग से राजस्थान वाले क्षेत्र से निकल करके बनास नदी आकर के और मध्य प्रदेश में आकर ये चंबल नदी से मिल जाती है। यानी बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो चंबल नदी की सहायक नदी, और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो जमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर एक काली सिंध भी जानी पहचानी नदी है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। ये भी मध्य प्रदेश में गंगे बेसिन जगह का नाम है, गंगे बेसिन से एक बेसिन है जहाँ से निकलती है और उस बेसिन से निकल करके ये आकर के चंबल नदी में मध्य प्रदेश में ही विलीन हो जाती है। और आगे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं सिंध नदी के बारे में। अब यह सिंध नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही क्षेत्र से ये भी निकलती है, लेकिन ये सीधे जाकर के जमुना नदी की सहायक नदी बनती है, सीधे जमुना नदी में जाकर के ये मिल जाती है। उसके आगे फिर बेतवा नदी है, ये भी विंध्याचल पर्वत से ही निकलती है और ये भी जाकर के जमुना नदी में मिल जाती है, विलीन हो जाती है। यानी बेतवा, सिंध और चंबल ये तीनों जमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, जबकि काली सिंध और बनास नदी ये दोनों चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। आगे हम लोग देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो है ये गंगा नदी में आकर के और दक्षिण दिशा से आकर के मिलने वाली एक बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकल करके यह बिहार में आकर के प्रवेश करके और पटना जिले में यह जाकर के गंगा नदी से संगम कर लेती है। पटना में जहाँ मिलती है उसे कोयलावर के नाम से जाना जाता है। आरा और पटना का क्षेत्र सीमा क्षेत्र है जहाँ ये आकर के मिलती है गंगा नदी से। उसके बाद यह गंगा नदी में बालू का सबसे बड़ा स्रोत होता है, लाल वाले बालू का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये सोन नदी है, जिसके द्वारा बिहार में बालू सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी हम लोग देख रहे हैं पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी सीधे देख रहे हैं कि दक्षिण दिशा से आती है और आकर के ये गंगा नदी में मिल जा रही है, गंगा नदी की सहायक नदी बनती है। इसका जो पुनपुन नदी है इसका जो उद्गम स्थल ये झारखंड में पलामू जिला होता है। झारखंड के पलामू जिला से निकल करके और उसके बाद बहते हुए और आकर के यहाँ पटना में आकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। यानी पटना में तीन नदियों को हम लोगों ने देखा, एक पटना हाजीपुर के क्षेत्र में गंडक नदी आकर मिलती है, दूसरा सोन नदी और तीसरा पुनपुन नदी आकर के, तीनों नदियाँ आकर के यहाँ जा कर के हमारे गंगा नदी में विलीन हो जाती है। इसके जस्ट पास छपरा में आकर के हमारी सरजू नदी मिलती है गंगा नदी से। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब एक ब्रह्मपुत्र नदी की हम लोग बात देख रहे हैं। गंगा नदी जो आगे बढ़ती है तो बहते हुए जाकर के और ये पश्चिम बंगाल के रास्ते बहते हुए और चली जाती है और जाकर के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में जाकर के यह ब्रह्मपुत्र नदी से संगम करती है। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये जहाँ मिलती है उसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, उसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नहीं जाना जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग इन तथ्यों को समझते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में चौड़ाई की दृष्टि से बहने वाली सबसे चौड़ी नदी, यानी आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी भारत की नदी ब्रह्मपुत्र नदी होती है। इसका विश्लेषण हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब करते हैं। जैसे देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये इसका जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत है। तिब्बत जो चीन का एक उपनिवेश होता है तो वहाँ तिब्बत में चेम्यूंगडम ये कैलाश पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कैलाश पर्वत श्रेणी आता है। उसी कैलाश पर्वत श्रेणी से यह
चेम्युंगडंग हिमनद, जिस हिमनद से निकलती है, जो ग्लेशियर इसका उद्गम स्थल है, उसका नाम है चेम्युंगडंग। चेम्युंगडंग से यह निकल करके और पूरब की दिशा में यह सीधे बहते हुए जाती है तिब्बत के अंतर्गत, और जहाँ इस क्षेत्र में, इस तिब्बत के क्षेत्र में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नहीं जाना जाता, इसे जाना जाता है सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र का कई नाम है, स्टेप बाय स्टेप उसका नाम बदलता है। जैसे गंगा का हम लोगों ने दो नाम देखा, पहले प्रारंभ में भागीरथी और बाद में गंगा होती है, लेकिन यह जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो इसे सांगपो नदी के नाम से इसे जाना जाता है। किस क्षेत्र में? तो तिब्बत के क्षेत्र में। जब यह नामचा बरुआ पर्वत जो है, जो पूर्व भारत क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय का ही ये भाग होता है, इस नामचा बरुआ पर्वत के पास से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहाँ इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। कई पुस्तकों में हमने देखा है कि वहाँ लोग वर्णित कर देते हैं कि दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, लेकिन ऐसा हमने तथ्य नहीं पाया है। जो हमने ऑथेंटिक तथ्य देखा है, उन तथ्यों में आप देखेंगे कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी जब आगे जाती है और यह इसमें आकर के लोहित नदी, एक लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी, वह आकर के मिल जाती है असम के क्षेत्र में। तो असम के क्षेत्र में जब यह आकर के बढ़ती है आगे की तरफ, तो इसका चौड़ाई भी बढ़ता है, यानी आयतन भी इसका बढ़ता है, और वहीं पर जो है यह जो है इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र जब असम के क्षेत्र में यहाँ प्रवेश करती है, चूँकि पर्वतीय क्षेत्रों से प्रवेश करते हुए बहते हुए आती है, तो वहाँ का मिट्टी जो होता है इस क्षेत्र में, ये असम वाले सब क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ की मिट्टी लाल होती है। तो मिट्टी लाल होने के कारण बाढ़ के दिनों में इसका पानी जो होता है वो लाल हो जाता है, इसीलिए इसे भारत की लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न उठता है कि भारत का लाल नदी किसे कहते हैं? तो भारत का लाल नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, क्योंकि उसका पानी बरसात के बाढ़ के दिनों में लाल हो जाता है। तो लाल मृदा, लाल मिट्टी के मिलने से ऐसा होता है। जब यह ब्रह्मपुत्र यहाँ इस क्षेत्र के माध्यम से असम के क्षेत्र में, असम घाटी में ही ये प्रवेश करती है असम में, और ये घाटी वाला क्षेत्र जो है इससे प्रवेश करते हुए बहते हुए आगे की तरफ जाती है। यहाँ दिशा भी देखिए, दो दिशा हम लोगों को और समझ लेना है। पहले हम लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ी तो प्रारंभिक स्थिति में इसकी जो दिशा है वो पूरब, यानी पश्चिम की से पूरब की दिशा में प्रवेश बह रही है। जब भारत में प्रवेश कर रही है तो वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भारत में यह जो है यह उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में जब इसका प्रवेश होता है तो उत्तर से दक्षिण दिशा हो जाती है। आगे जब बढ़ती है, जब असम के क्षेत्र में बढ़ती है तो इसका दिशा पूरब से पश्चिम दिशा हो जाती है। अब पूरब से पश्चिम दिशा में जब ये काफ़ी चौड़ाई में बढ़ती हुई आगे बढ़ती है तो ये पश्चिम बांग्लादेश की तरफ ये बढ़ जाती है, और आगे जाने के बाद जब बांग्लादेश में यह प्रवेश करती है तो वहाँ इसका नाम बदल जाता है। अब ब्रह्मपुत्र फिर से समाप्त हो गई। अब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यहाँ पर हो जाता है जमुना नदी। जमुना नदी, यमुना ये है और ये जमुना है, तो जमुना नदी इसका नाम हो जाता है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आगे जब बढ़ती जाती है तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे बांग्लादेश में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदी जहाँ मिलती हैं वहाँ जो है इसका ये स्थल का नाम है गोवालंडो, इस जगह का नाम है जहाँ ये दोनों मिलती हैं, नदियाँ मिलती हैं, उस जगह का नाम है गोवालंडो। गोवालंडो में आकर के गंगा और ये ब्रह्मपुत्र यानी जमुना दोनों आकर के मिलती हैं। जब मिलती हैं तो वहाँ इनका नाम बदल जाता है और वहाँ इनका नाम हो जाता है पद्मा नदी। पद्मा नदी फिर जब आगे बढ़ने लगती हैं तो उसका नाम जब लास्ट होने से पहले, यानी जब इनका विलय, इनका मतलब समुद्र में विलय होने वाला होता है, जहाँ ये डेल्टा बनाती हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिलकर के, उस जगह पर इसका नाम मेघना नदी हो जाता है। यानी बांग्लादेश में ही हमने देखा पहले ब्रह्मपुत्र का नाम बदला जमुना, और गंगा और जमुना जब दोनों नदी मिली तो वहाँ पर इसका नाम पद्मा हो गया, और जब ये समुद्र में मिलने से के करीब पहुंची तो वहाँ इनका नाम हो जाता है मेघना। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। आगे जब ये आगे बढ़ने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा चापाकार डेल्टा बनाती है, ये भी प्रश्न पूछता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस तरह का डेल्टा बनाती हैं। तो ये चापाकार डेल्टा बनाती हैं, चाप के आकार का डेल्टा बनाती हैं। यह सुंदरबन का डेल्टा के नाम से, सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये सुंदरबन का डेल्टा, एक सुंदरबन पश्चिम बंगाल में होता है, वो सुंदरबन है, और ये सुंदरबन का डेल्टा है। ये भी चीज़ आप स्पष्ट कर लेंगे। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है यह दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
जो चापाकार डेल्टा है। ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं। एक और नदी से जुड़ी हुई प्रश्न पूछती है ब्रह्मपुत्र नदी से कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो यहाँ हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तीस्ता नदी, देख रहे हैं तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम के क्षेत्र से, तिब्बत के पास सिक्किम के क्षेत्र से तीस्ता नदी का उद्गम होता है और तीस्ता नदी आगे जाते हुए और बांग्लादेश में यह जाकर के जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नदी से जाकर के यह मिल जाती है और यह नदी तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इतने सारे विभिन्न प्रश्नों को हम लोगों ने इस एक वीडियो में समाहित किया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लगभग गंगा और ब्रह्मपुत्र से उठने वाले सभी प्रश्नों का समाधान करेगी। इसी शुभकामना के साथ आपके उज्जवल भविष्य और सुखद जीवन की शुभकामनाओं के साथ हम आज का यह वीडियो क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में।